औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 232 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्तें 233 मुलाहिज़ा फरमाएं। जबकि उसके अपने कामयाब अदाकार बनने के ख्वाब शायद कभी के बिखर चुके थे। उसी तरह तमाम मेज़ें भरी हुई थी। तकरीबन हर मेज़ पर शायद कुछ इसी किस्म की कहानी बिखरी हुई थी। मुकर्रम बेग की बातों से मुझे पहले ही इस माहौल का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया था। इसी दौरान मैं नीलम सीढ़ियों से वापस आती दिखाई दी। उसके उतरने का मंजर भी काफ़ी हद तक वैसा ही हशर खेज था जैसा चढ़ने का था। सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने की वजह से उसके चेहरे पर तमोज के आसार थे जो मैं दूर से भी देख सकता था। उसने काउंटर के अकब में पहुंचकर एक बार फिर रिसीवर उठाया, चंद सेकंड बाद की और दोबारा रिसीवर काउंटर के अकब में हाथ ले जाकर रख दिया। दोबारा रजिस्टर की तरफ मुतवज्जा होने से पहले उसने जरा सर घुमाकर हाल का तफसीली जायजा लिया। उसकी नज़र एक मेज पर ठहर रही थी। मेरे लिए अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि उसे मेरी तलाश थी। मुझे इस सिलसिले में कोई खुशफहमी नहीं रही थी। उसकी नज़रों को इसलिए मेरी तलाश नहीं थी कि वह पहली नज़र में ही मुझ पर मर मिटी थी, बल्कि बात शायद सिर्फ इतनी थी कि वो मुझे पहचानती थी, या फिर उसे इस जगह मेरा वजूद कुछ अजनबी सा लग रहा था। यहाँ नशिस्तों पर खास रखने वालों का शायद एक मखसूस हल्का था और मैं उसे उस हल्के से बाहर की कोई चीज़ दिखाई दिया था। आखिर उसकी नज़र ने मुझे तलाश कर ही लिया। एक लम्हे के लिए मेरी नज़रें उससे मिली। बीच में हल्के से रंगीन शीशे की दीवार थी, लेकिन मैं उसकी आंखों से झांकते हुए अंदेशों वसवसों की झलक देख सकता था। शायद उसने महसूस कर लिया था कि मेरी आमद खाली अज इल्लत नहीं थी। मैं वहाँ बैठकर किसी कागजी ड्रामे या प्राइवेट प्रोडक्शन की तैयारियां करने नहीं आया था, और ना ही चाय पानी पीना, वक्त गुजारी करना या हाथ पांव मारती हुई अदाकारा के साथ गपशप करना मेरा मकसद था। वो यकीनन कोड़ मगज नहीं थी, एक ज़हीन औरत थी और इंसान के इरादों के बारे में अंदाजे लगाना जानती थी। हदायत वारसी जैसा गुर्गे बारां दीदा बिला वजह ही उसकी जुल्फ का असीर नहीं था। वो भी यकीनन हदायत वारसी में कोई खास ही किस्म की बात महसूस करती होगी जिसने अब तक उन्हें एक ताल्लुक की डोर में बांध रखा था। वरना उस औरत को अब भी अच्छे खासे दौलतमंद और अपने हम उम्र, बल्कि शायद अपने से भी कम उम्र कदरदान मुयस्सर थे। शायद इन दोनों को वाकई एक दूसरे की जात में अपने आइडियल्स की तकमील का इम्कान दिखाई देता हो। दूसरे ही लम्हे उसने नजरें झुका ली और दोबारा रजिस्टर की तरफ मुतवज्जा होगी। उसे गोया सिर्फ यही इत्मीनान करना था कि मैं हाल में मौजूद था या नहीं। रजिस्टर को देख देख कर वो करीब रखे कागजात पर कुछ इस अंदाज से इंदराजात करने लगी, शायद वो बिल बना रही थी। रेस्टोरेंट में एक अलग काउंटर मौजूद था। उस पर गंजा सा एक अधेड़ उम्र शख्स बैठा था। उसकी शक्ल पर कुछ बेजारी से जाहिर थी। कुछ ऐसी ही बेजारी चेहरे पर लिए एक वेटर मेरे करीब खड़ा हुआ। माहौल में इतनी दिलचस्पियां और हंगामा खेजियां मौजूद होने के बावजूद न जाने क्यों लोगों के चेहरों पर ऐसी बेजारी तारी थी। ये लोग रोजाना एक ही सा मंजर देखकर बोर हो गए थे। मैंने 100 का कड़कड़ाता हुआ नोट निकाल कर मेज पर रखा तो वेटर तशवीश से सर खुजा लगा। शायद परेशान हो रहा था कि कुछ पिए बगैर किसी चीज की अदायगी करना चाह रहा था। उस किस्म के रेस्टोरेंट में खाने पीने के बाद भी, बल्कि बाज़ औक़ात तो खाने पीने के बावजूद भी लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं। अदायगी तक नौबत बड़ी मुश्किल से आती है। ये तुम्हारे लिए है, मैंने वजाहत की। उसने एक नज़र नोट को देखा और मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उसके होंठ कदरे नागवारी से सुकड़ गए। मुझे तो लगा था खुशी से उसकी बाँचें खिल जानी चाहिए थी। मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ सर, वो धीमी आवाज़ में बोला। किस किस्म का आदमी? मैंने जानना चाहा। जिस किस्म का आप मुझे समझ रहे हैं, उसने जवाब दिया। मैं तो तुम्हें शरीफ आदमी समझ रहा हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम शरीफ आदमी नहीं हो और मैं तुम्हारे बारे में गलत अंदाजा लगाया है? मैंने जरा हैर से कहा। अब वो जरा गड़बड़ा कर बोला, नहीं, मेरा मतलब यही है कि मैं शरीफ आदमी हूँ। यही समझकर तो मैं तुम्हारी खिदमत में ये नोट पेश कर रहा हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है ये कुछ कम है। अकेला सा नोट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने एक नोट और निकाल कर उस पर रख दिया। दरअसल मैं शरीफ आदमी का बहुत बड़ा कदरदान हूँ। उसने नोट उठाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया और शख्स ज़्यादा से लहजे में बोला, मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, मैंने जवाब दिया। सिर्फ 2-3 सवालों के जवाब देना होंगे और वो सवाल ऐसे हैं कि उनके जवाब देने से किसी भी इंसान की शराफत पर हरगिज आंच नहीं आ सकती। जी पूछिए। वो अब भी हिचकिचाहट का शिकार था। वो सामने काउंटर पर जो औरत खड़ी है वो नीलम ही है ना? जी हाँ, उसने बिला तामुल जवाब दिया। और हदायत वारसी इस वक्त कहाँ है? मैंने पूछा। अपने ऑफिस में बैठी है जी। अब उसके लहजे में हिचकिचाहट आ गई थी। ऑफिस कहाँ है? वो जो सीढ़ियों के नीचे छोटा सा दरवाजा नजर आ रहा है वो ऑफिस है, उसने शायद जरा डरते डरते बताया। इशारा उसने हाथ से नहीं सिर्फ आंखों से किया था। फिर उसने जरा डरते डरते ही पूछा, खैरियत तो है सर? आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास बात नहीं है, मुझे जरा उनसे मुलाकात करनी है। मैंने सोचा पहले जरा दूर से देख लूं किस किस्म के लोग हैं। फिर मैंने खासी सादगी से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो गए?
वो जी, आजकल हालात ही कुछ ऐसे हैं। कोई किसी के बारे में पूछता है तो खौफ महसूस होता है। वो अपनी स्टील की ट्रे को सीने से लगाते हुए बोला, बेफिक्र रहो, मैं भी एक शरीफ आदमी हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी। मेरे शरीफाना हुलिये से भी शायद उसे कुछ इत्मीनान हुआ और उसने नोट उठा लिए। नोट जेब में रखने के बाद वो बोला, वैसे ये बातें तो आप बगैर टिप दिए भी पूछ सकते थे, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, मैंने बेनियाज़ कहा, मुझे कम आमदनी वाले लोगों के काम आकर खुशी होती है। अब क्या खाना पीना पसंद करेंगे सर? अब वज़ा पुरस्कून लहजे में बोला, सिर चाहे पिला दो, मैंने कहा। और साथ ही पूछा, वैसे बाय द वे, जब मैंने 100 का नोट मेज पर रखा तो तुम क्या समझे थे? कुछ नहीं सर। वो एक बार फिर गड़बड़ा सा गया था। लोग कुछ ऐसी वैसी मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं, फलां लड़की कहाँ है, कब आएगी, फलां लड़की से बात हो सकती है या नहीं, फलां को ये पैगाम पहुंचा दोगे, वगैरह वगैरह। मैं इस किस्म के चक्रों में नहीं पड़ता सर। बीवी बच्चों को रूखी सूखी खिलाकर गुजारा कर लेता हूँ। बहुत अच्छा करते हो। तुम्हारे बच्चे हलाल की कमाई पर पलेंगे तो शायद बड़े होकर सही मानों में बड़े आदमी बनेंगे, मैंने कहा। वो नीम इंतज़ाहिया से अंदाज में बोला, मालूम नहीं साहब, तसल्ली झूठी है ये सच्ची। बहरहाल इसी तसल्ली के सहारे जिंदगी बसर हो रही है। फिर वो चाय लेने चला गया। मैं एक बार फिर नीलम का जायजा लेने लगा। गो के उस बेहुदा काउंटर ने उसके वजूद का बेशतर हिस्सा अपनी अक्ल में छुपा रखा था। उसके बावजूद उसका जायजा लेना खासा फरहत अंगेज अमल था। वह बददस्तूर सर झुकाए कुछ इंदराजात करने में मसरूफ थी। वेटर चाय लेकर आ गया। उसे बड़ी मुस्तद्दी दिखाई थी, कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया था। वो बर्तन मेज पर रख रहा था तो मैंने सरसरी से लहजे में पूछा, मेरा ख्याल है वारसी साहब आज शाम से यहीं मौजूद होंगे। सर आप सच्ची बात सुनना चाहते हैं? उसने पूछा। जाहिर है, एक शरीफ आदमी से इंसान सच्ची बात ही की तवक्को रखता है। मैंने अपनी दानिश में सच के सिलसिले में उसकी हौसला अफजाई की। क्योंकि सच्ची बात यह है सर कि मुझे इस सिलसिले में सही तौर पर कुछ मालूम नहीं है, उसने साफ गोई से जवाब दिया। और यह साफ गोई खासी हौसला शिकन थी। वो बात जारी रखते हुए बोला, और ये बात आपको कोई भी वेटर सही तौर पर नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग इधर अपने काम में मसरूफ रहते हैं, जबकि वारसी साहब वहाँ न जाने कितनी मरतबा अपने ऑफिस से निकल कर कभी ऊपर कभी बाहर जाते और आते रहते हैं। हमारी नज़र तो कभी कभार ही उन पर पड़ती है। और वैसे भी मेरी तो ड्यूटी शुरू हुए ही सिर्फ 1 घंटा हुआ है। बहरहाल जब से मेरी ड्यूटी शुरू हुई है तब से वो अपने ऑफिस ही में मौजूद है, इतना मुझे मालूम है। भाई तुम बहुत ही माकूल आदमी हो, मुझे तुम्हारी साफ गोई, दयानतदारी और शराफत पर खुशी है। मैंने सताइशी लहजे में कहा, क्या नाम है तुम्हारा? जी शहनशाह, उसने कदरे शर्माते हुए बताया। ओह, मैं बेख्तियार गहरी सांस लेकर रह गया। वो मेरी गहरी सांस का मतलब समझ गया। मैं इसको कपड़े से बिला जरूरत पूछते हुए बोला, आप भी सोच रहे होंगे कि नाम शहनशाह और काम इस छोटे से होटल में बैराकीरी। मुझे जिंदगी में अक्सर नाम और शख्सियत के उलट फेर से वास्ता पड़ता है। बहरहाल इसमें ऐसा दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं, जिंदगी इसी का नाम है। थोड़ी देर बाद मैं चाय पी चुका था और अब मैंने फैसला किया था कि मुझे नीलम से मिलना चाहिए। जब मैं उसकी मेज पर पहुंचा तो उसने ऐसे अनजान बनते हुए पूछा जैसे मुझे वो देख ही नहीं पाई थी। अरे अफजल साहब आप? उसकी गोया सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। उसका इजहार हैरत भी जबरदस्त था। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं महज 2 सेकंड की परफॉर्मेंस पर ही उसके लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट कर देता। मालूम नहीं टीवी पर वो क्यों कामयाब अदाकारा नहीं बनी थी। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। मेरा यह अंदाजा दुरुस्त निकला था कि वो मुझे पहचानती थी। ये शायद कुछ ऐसी ज्यादा अजीब बात नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी अजीब लगती थी कि इस किस्म की औरतें अमूमन शहर के दौलतमंदों और खासकर शख्सियतों को सूर से पहचानती थी। अच्छा तो तुम मुझे पहचानती हो? मैंने काउंटर के सहारे खड़े होते हुए बज़ाहिर गपशप के अंदाज में कहा। जी हाँ, और जब आप इस दरवाजे से दाखिल हुए तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं समझी थी शायद आप रास्ता भूल कर इधर आ निकले हैं। आपको भला इस मामूली से होटल में आने की क्या जरूरत पेश आ सकती थी? फिर मैं समझी शायद आप मुझसे बात करेंगे, शायद इत्तेफाक से आपको हम जैसे छोटे मोटे लोगों से कोई काम मान पड़ा हो। लेकिन फिर आप रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। यह भी जाहिर था कि आपको इस होटल में चाय पीने का शौक तो नहीं होगा। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद आप कुछ देर वहां बैठकर माहौल का जायजा लेना चाहती थी। कोई अंदाजा सिर्फ मैं ही नहीं लगा रहा था, वो भी लगा रही थी, और इस मामले में मुझसे कुछ कम नहीं थी। मुझे अंदाजा हुआ कि इस औरत से बहुत मोहतात होकर गुफ्तगू करने की जरूरत थी। और बड़े दिल नशीन अंदाज में मुस्कुराई। उसके मोतियों जैसे हमवार दांत झिलमिला उठे। वो जरा चौंकने की अदाकारी करते हुए बोली, मेरा ख्याल है मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, आप परेशान हो गए होंगे। वह खातून ही क्या जो ज्यादा ना बोले, और फिर तुम्हें तो ज्यादा बोलने का इखलाकी हक हासिल होना चाहिए। तुम बोलती हो अच्छी लगती हो, और अजीब इत्तेफाक है कि खामोश बैठी भी तुम अच्छी ही लग रही थी। मैंने उसकी बड़ी बड़ी हैरान सी आंखों में झांकते हुए कहा, यह हैरानी झूठी थी। ये बड़ी बड़ी आंखें धोखा देने वाली आंखें थी। मगर हैरत की बात थी कि उन्होंने अब तक हदायत वारसी को क्यों धोखा नहीं दिया था। वो मुतरन्नम आवाज में धीरे से हंसी और कोहनी के सहारे काउंटर पर कुछ और आगे झुकाई। उसके बालों और वजूद से फूटती हुई नहायत मध्यम सी खुशबू मेरे नथनों से टकराई और मेरे आवाज में खफीफ सी गुदगुदी हुई। मैंने सुन रखा है कि आप खवातीन से बहुत लच्छेदार गुफ्तगू करते हैं, और वो बेचारी उसमें उलझ कर रह जाती है। वो जरा शौक से लहजे में बोली। मैंने एक ठंडी सांस ली। ये बड़ी मुश्किल है
कि किसी खातून की किसी खूबी का एतराफ़ करते हुए सच्चे दिल से उसकी तारीफ करो तो वो समझती है कि लच्छेदार गुफ्तगू हो रही है, इस पर डोरे डाले जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। खैर, मैं इस खुशहमी में मुबतला होने वाली नहीं हूँ कि आप मुझ नाचीज़ पर डोरे डालने की कोशिश करेंगे। मैं बड़ी हकीकत पसंद औरत हूँ। बेचारी हम जैसी औरतों तक पहुँचने के लिए आप जैसे लोगों को डोरियों की जरूरत कहाँ होती है। आप तो खुद ही कच्चे धागे से बंधी चली आती है। हम तो खुद ही कच्चे धागे से बंधी चली आती है। वो कुछ बेनियाज़ी और कुछ तलखी से बोली। अच्छा, मैंने हैरत से आंखें फैलाई। तो तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही डिग्रेड कर रही हो, वरना मुझ पर तो तुम्हारा इतना रोब हुस्न था कि मैं दरवाजे से दाखिल होने के बाद सीधा तुम्हारी तरफ आने की जुर्रात नहीं कर सका। मैं दरअसल इसीलिए पहले रेस्टोरेंट की तरफ चला गया था कि अपने अंदर जुर्रात और हिम्मत पैदा होने का इंतजार कर सकूं। लेकिन तुम पहली औरत हो जो इतनी शानदार शख्सियत की मालिक होने के बावजूद अपने बारे में इस कदर इंकिसार से काम ले रही हो, वरना मैंने तो बड़ी बड़ी कम रूह खवातीन को बड़ी बड़ी खुशफहमी में मुबतला पाया है। उसकी मुस्कुराहट यकदम ही गायब हो गई और आंखों में फैला हुआ खुमार सा भी मातूम हो गया। वो यकलक थी, बिल्कुल संजीदा दिखाई देने लगी। वो बिल्कुल बदले हुए लहजे में सरगोशी के अंदाज में बोली, अफसर साहब, इधर उधर की बातें बहुत हो चुकी, असल बात कीजिए। क्या मतलब? मैंने हकीकत जरा हैरत से कहा। उसके रवैये में इस अचानक तगय्युर से मुझे वाकई हैरत का हल्का सा झटका लगा था। मतलब ये कि आप यहाँ ना तो चाय पीने आए हैं, यहाँ दुनिया की कोई नायाब चाय तो मिलती नहीं, ना ही आप मुझसे मीठी मीठी बातें करने आए हैं। मैं भी कोई ऐसी नायाब औरतों में से नहीं हूँ और ना ही मुझे अपने बारे में कोई खुश फहमी है। मुझ में किसी आम छोटे मोटे आदमी के लिए बहुत कशिश हो सकती है, आप जैसे आदमी के लिए नहीं। वो नाहक ठहरे ठहर ले बोली। मैं एक टुक उसकी तरफ देखता रह गया। फिर मैंने आह भर कर कहा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं भी एक आम और छोटा मोटा ही आदमी हूँ। मेरे लिए भी तुम बहुत अच्छी, बहुत ऊंची, बहुत पुरकशिश खातून हो। इस लिहाज से वो वाकई बड़ी मुनफरिद औरत थी कि मेरे तारीफी अल्फाज का उस पर जरा भी असर न हुआ। उसकी आंखों में जो सर्द महरी दराई थी वो उसी तरह बरकरार रही। वो बदस्तूर नीची और सर्द आवाज में बोली, वैसे अफसल साहब, आपको वेटर से मेरे बारे में, यहाँ के बारे में मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं थी। आपको जो कुछ भी मालूम करना था आप दरवाजे से दाखिल होते ही सीधे मेरे पास आकर दरियाफ्त कर लेते। मैं आपको हर बात का बहुत सीधा और सच्चा जवाब देती, क्योंकि मैं बहुत सीधी और सच्ची औरत हूँ। कोशिश करती हूँ कि कभी मुनाफिकत से काम ना लूँ, जैसी हूँ वैसी ही दुनिया के सामने रहूँ, बिल्कुल खरी और मिलावट से पाक। मेरी कोहनी बेइख्तियार काउंटर से फिसल गई। शायद मुझे किसी गैर मरई चीज ने धक्का दिया था। मुमकिन है वो गैर मरई चीज उसके अल्फाज हो। वेटर से बात कर रहा था तो वो रजिस्टर पर सर झुकाए कुछ लिख रही थी, और अगर वो हमारी तरफ देखती तब भी मैं फर्ज कर लेता कि उसने अंदाजा लगाया होगा मैं उसके यहाँ होटल वगैरह के बारे में बात कर रहा था। लेकिन उसने तो सर उठाकर भी नहीं देखा था। उसके बावजूद वो कुछ ऐसे एतमाद से बात कर रही थी जैसे मुझसे या वेटर से उसका टेलीपैथी के जरिए ज़हनी राब्ता था, और उसे बहुत अच्छी तरह मालूम था कि हमारे दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही थी। बिलाशुबा वो नजर उठाए बगैर चारों तरफ नजर रखने वाली औरत थी। मैंने झटके से संभलते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो तुम अपने खरी और मिलावट से पाक होने का जिक्र कुछ यूं कर रही हो जैसे तुम औरत नहीं मक्खन बलाई किस्म की कोई चीज हो। मर्द औरत को मक्खन और बलाई किस्म की चीज समझते हैं ना। जहां नजर आए हड़प करने की कोशिश करते हैं, हड़प करने में कामयाब हो जाए तो मूंछों पर दाव देते हुए आगे रवाना हो जाते हैं। वह सर्द महरी से बोली, ओह। मैंने हैर से आंखें फैलाई। तुम भी ये मर्द और औरत की बहस में उलझने की आदी हो। मैं तो समझा था तुम्हारी सिंध के साथ ताल्लुकात जिंदगी भर से खुशगवार चले आ रहे होंगे। ताल्लुकात खुशगवार होना अलग बात है और किसी के बारे में अपनी एक राय रखना अलग बात है। वो बोली, लेकिन आप इन बातों को छोड़िए। आप असल बात के सिलसिले में अभी तक मुझे टाले जा रहे हैं। तुम ऐसी चीज कहाँ हो कि तुम्हें कोई टाल सके। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, फिलहाल तो मैं तुम्हारे मुशाहिदे पर हैरान हो रहा था। तुमने मुझे वेटर से बात करते देख लिया था। मैं तो समझा था तुम अपने काम में मसरूफ हो। इन दो आंखों के अलावा औरत के पास एहसास की आंखें भी होती हैं। अगर तुम्हारे पास एहसास की आंखें हैं तो एहसास की जुबान भी होनी चाहिए। लेकिन तुम तो इस वक्त खालिस्तन कारोबारी जुबान में बात कर रही हो। मैंने जरा मजरूस लहजे में कहा, आप कारोबारी आदमी है ना, इसलिए आकर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट लौटाई। मैं हर जगह कारोबार को साथ लिए नहीं फिरता। मैं यहाँ कोई कारोबारी गुफ्तगू करने नहीं आया, और अगर आया भी था तो तुम्हें देख कर भूल क्या हो। कारोबार और कारोबारी गुफ्तगू को गोली मारो। ये बताओ, क्या तुम हर वक्त इसी तरह मसरूफ रहती हो? कभी अपने इस मुतवक्के खादिम के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल दो। किसी गैर कारोबारी सी जगह पर बैठ कर कोई डिनर, कोई लंच वगैरह होना चाहिए। वो कुछ इस तरह मुस्कुराई जैसे वो कोई स्कूल टीचर थी और मैं उसकी क्लास का कोई बच्चा था जो उसे गुंचा देकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। फिर वो ठंडी सांस लेकर बोली, अफसल साहब, मुझे दाना डालने की ये कोशिश छोड़ दें। दाना डालने के लिए भी थोड़ी बहुत संजीदगी दरकार होती है। गो के वो जरा अलग किस्म की संजीदगी होती है। मुझे इस पर भी एतराज ना होता, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आपके पास तो वो संजीदगी भी नहीं है। आप तो बस यूं ही जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि शायद कोई निशाने पर बैठ ही जाए। आपकी बातें बड़ी खूबसूरत हैं, दिल नशीं हैं, हौसला बढ़ाने वाली हैं। आप इंसान को उसकी कदर कीमत बढ़ जाने का एहसास दिलाते हैं।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اب عمر کی اس منزل سے نکل چکی ہوں جہاں اس قسم کی باتوں کا سحر کارگر ہوتا ہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب میں اس عمر میں تھی تب بھی میں نے زندگی کو اتنے قریب سے دیکھ لیا تھا، بڑھ لیا تھا کہ اس قسم کے الفاظ اپنی کشش کھو بیٹھے تھے۔ باتوں کے دوران وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ بلکہ آپ سے ایک سوال کیا تھا۔ تمہارا سوال کیا تھا؟ میں نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ میں تو سوال ہی بھول گیا۔ زیادہ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس نے پھر ایک لمحے کے لیے مجھے گھورا، آخر خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، میں نے پوچھا تھا آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ارے ہاں، یہ تو اچھا یاد دلایا۔ میں نے گویا یکدم ہولتے ہوئے کہا، میں تو اتنے ضروری کام سے آیا تھا مگر باتوں میں الجھ کر بھول ہی گیا۔ ایک تو یہ میرے جذباتوں کے ساتھ میرے کاموں پر غالب آ جاتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں ہدایت وارسی سے ملنے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ ارے واہ، کیا تم سے ملنے آنے والے ہر شخص سے پہلے اس کا مقصد وغیرہ معلوم؟ ارے واہ، کیا تم اس سے ملنے آنے والے ہر شخص سے پہلے اس کا مقصد وغیرہ معلوم کرتی ہو؟ ہاں، اس نے بلا تعمل جواب دیا۔ بعض اوقات تو میں ان کا تفصیلی انٹرویو لیتی ہوں، خصوصاً ان لوگوں کا جن کے بارے میں بالکل اندازہ نہ ہو پا رہا ہو کہ ان کی آمد کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے اور کاؤنٹر چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے کہا، بہت سنجیدہ بلکہ سنگین معاملہ ہے، مجھے اسے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ وہ بہت دیر سے مجھ سے سنجیدہ ہونے کی فرمائش کر رہی تھی، لیکن میں سنجیدہ ہوا تو وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کی تہہ میں ہلکا سا خوف چھلک آیا۔ اس کی لپسٹک غالباً خراب ہونے والی نہیں تھی، تاہم اس نے نہایت احتیاط سے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ پھر وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، مسٹر افضل پلیز ہمیں کوئی بری خبر نہ سنائیے گا۔ ہم نے بہت طویل عرصہ اس طرح گزارا ہے کہ ہمارے چاروں طرف بری خبروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب کچھ عرصہ سے زندگی میں ذرا سا سکون اور ذرا سی آسودگی آئی ہے۔ میں اب اپنی زندگی میں کوئی ہلچل پیدا ہونے سے بہت ڈرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے اعتراف ہے کہ ہم اب بھی کوئی زیادہ باعزت روزی نہیں کما رہے، لیکن اس دنیا میں، اس ملک میں اور اس شہر میں لوگ اس سے بھی کہیں زیادہ برے گھناؤنے اور ہولناک کام کر رہے ہیں، اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ پلیز ہمیں بھی سر جھکا کر اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں اس شہر بے قرار کے ایک کونے خدرے میں پڑا رہنے دیجیے گا۔ بہرحال میرا اس وقت ہدایت وارسی سے ملنا بہت ضروری ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اور کونے میں بنے ہوئے آفس کے چھوٹے سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس دروازے تک پہنچنے کے لیے کاؤنٹر کے عقب میں جانا ضروری تھا، اور اس کے پیچھے جانے کے لیے ایک الگ دروازہ موجود تھا، لیکن مجھے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہدایت وارسی کو گویا کسی غیبی قوت نے مطلع کر دیا تھا کہ اس کا ذکر ہو رہا تھا اور کوئی اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ آفس والے دروازے پر اچانک ہی نمودار ہوا۔ یہ محض میرا اندازہ تھا کہ ہدایت وارسی ہی ہو سکتا تھا۔ شاید میں نے کبھی کہیں اس کی تصویر بھی دیکھی ہو، لیکن وہ میرے ذہن میں نہیں تھی، کیونکہ اس وقت شاید میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی مجھے اس سے واسطہ پڑے گا۔ حقیقی زندگی میں آج پہلی بار اسے میں دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے قدرے مایوسی ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ غیر معمولی شخصیت کا مالک ہوگا۔ آخر نیلم جیسی جہاندیدہ عورت اس سے اس طرح متاثر تھی کہ زندگی کی ڈور اس کے ساتھ باندھے ہوئی تھی۔ میرے خیال میں ایک ایسے شخص میں کوئی خاص بات ہونی چاہیے تھی، لیکن کم از کم پہلی نظر میں تو مجھے ہدایت وارسی میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے سوچا شاید اس میں کوئی ایسی خوبی ہو جو مجھے نہیں، صرف نیلم ہی کو نظر آ سکتی ہو۔ ویسے بھی صاحب، عورت کا کیا بھروسہ، کسی کی کسی ادا پر مر مٹے، کون کیا کہہ سکتا ہے۔ وہ چرے جسم کا ایک میانہ قد شخص تھا، آدھے سے زیادہ بال سفید تھے، تاہم چہرے سے وہ اتنی عمر کا نہیں لگتا تھا، اور اس نے بالوں کو رنگنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، لیکن مجموعی طور پر وہ چہرے مورے سے خطرناک آدمی نہیں لگتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی شخصیت اور حرکات و سکنات سے چھلکتی ہوئی خود اعتمادی۔ اس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے تو یہی کہا جا سکتا تھا کہ یہ اس کا زمانہ تھا، لیکن اس کا چہرہ اب بھی ایک فاتح بادشاہ کا سا چہرہ دیکھ کر کوئی شبہ تک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک زوال زدہ انسان تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دروازے پر ہی رک کر میرا جائزہ لیا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی لہر ابھری اور معتوم ہو گئی۔ نیلم اس کی طرف دیکھ کر بڑی دلکشی سے مسکرائی اور عجیب شاہانہ سی تمکنت کے ساتھ کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ وہ میرے شانہ و شانہ آن کھڑا ہوا۔ نیلم قد میں اس کے قریباً برابر تھی۔ نیلم نے مسکراتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا، یہ مسٹر افضل چودھری ہے۔ کبھی اس سے ملاقات کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں، مجھے یہ شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن میں نے پہچانتا ہوں۔ وہ دبے طلوع سے انداز میں مسکرایا، ہونٹوں کے عقب سے اس کے دانتوں کی چھلک نظر آئی۔ اس عمر میں بھی اس کے دانت سفید اور چمکیلے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے ہونٹ ہر وقت بہت ہی کم حرکت کرتے دکھائی دیتی ہیں۔ اس کا لہجہ نہایت نپاتلا تھا۔ اس نے مجھے پہچاننے کا اعتراف ضرور کیا تھا، لیکن خاص کسی گرمجوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، تاہم اس نے مسافے کے لحاظ ضرور بڑھا دیا۔ مجھے اس پر حیرت بھی ہے اور خوشی بھی کہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ میں نے اسے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا سرد اور نرم نازک سا ہاتھ تھا۔ اگر اسے جیل میں مشقت کرنا پڑی ہوگی تو یقیناً بیچارے کا برا حال ہوا ہوگا۔ نیلم نے گویا ترجمانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے کہا،
मिस्टर अफजल तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं हदायत। जरूर जरूर, हदायत ने किसी तशवीश के बगैर कहा, लेकिन पहले मैं जरा रेस्टोरेंट और किचन का एक चक्कर लगाऊं, तब तक तुम अफजल साहब को बिठाओ, इनकी खातिर तो वाज़े करो। हमारी खुशकिस्मती है कि एक बड़ा आदमी हमारे इस बटियार खाने में आया है। फिर उसने नहायत रस्मी से मुआज़त खाना अंदाज में मेरी तरफ देखा। हम एक नए सिरे से बका की जंग लड़ रहे हैं अफजल साहब, हमें छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैं मुकर्रर औकात में रेस्टोरेंट और किचन का चक्कर ना लगाऊं तो मुलाजिम लोग कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं। हमारा होटल आपके होटल के मायार का तो है नहीं, जहाँ सारा निज़ाम खुद ब खुद चलता रहता है। लगता है आप मुझे खासी अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कहा, यह दावा तो मैं नहीं कर सकता। वो मुताहत लहजे में बोला, बहरहाल मैं होटल इंडस्ट्री का आदमी हूँ। अगर मैं एक 5 स्टार होटल के मालिक को नहीं पहचानूंगा तो ये मेरी नालायकी होगी। फिर वो काउंटर के अकब से निकलते हुए बोला, मैं अभी आया, आप नीलम के पास बैठिए और अगर किसी चीज़ की तलब हो तो बिला तकल्लुफ उसे बता दीजिए। नीलम ने उसे मुतल्ला किया। अफजल साहब अदायगी करके और वेटर को खासी भारी टिप देकर हमारे होटल की गरीबाना चाय पी चुके हैं। और ये तो इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। ओह, ये तो इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। खैर मैं आकर इनसे बात करता हूँ, वो जाते जाते बोला। अब मैं एक बार फिर नीलम के साथ अकेला था। उसने मुझे काउंटर के हक में ही बुला लिया था। उस जैसी ठीक ठाक खातून को छोड़कर हदायत वासी के पीछे पीछे किचन में जाना एक बेहुदा हरकत होती। वहाँ एक और ऊंचा स्टूल मौजूद था। नीलम उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, फिलहाल मैं आपको बैठने के लिए यही पेश कर सकती हूँ। मैं आपके साथ ऑफिस में चलकर बैठती, लेकिन इस वक्त मैं काउंटर नहीं छोड़ सकती। ये बिजनेस का वक्त है। कैसा बुरा जमाना आ गया है। मैंने ठंडी सांस लेकर स्टूल पर टिकते हुए कहा, खूबसूरत औरतें भी कैसी बिजनेस माइंडेड हो गई हैं। कुर्ब क़यामत की निशानियां हैं। वो मुझसे भी ज्यादा ठंडी सांस लेकर गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखती हुई बोली, अफजल साहब, लगता है आप सिर्फ मुझे एक खूबसूरत औरत साबित करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन मैं इस खुशफहमी में मुबतला होने वाली नहीं हूँ। ना तो मैं कोई गैर मामूली औरत हूँ और ना ही आप यहाँ मुझे ये बताने के लिए आए हैं। आप असल बात शुरू क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, मैंने गोया बड़े अफसोस से कहा, अगर तुम ऐसी ही गैर अफसानवी और गैर रोमानी किस्म की औरत हो तो मैं दूसरी किस्म की बातें कर लेता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि आज शाम 5 बजे से लेकर 7:30 बजे के दौरान में तुम कहाँ थी? मुझे खुद एहसास है कि ये एक नहायत बेहुदा सवाल है। तुम जैसी किसी भी औरत से ये नहीं पूछना चाहिए को किस वक्त कहाँ थी, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। तुम खुद मुझे मौजूद तब्दील करने पर मजबूर कर रही है। उसे गहरी नजर से मेरी तरफ देखा। क्या आप संजीदगी से पूछ रही हैं? जाहिर है इस किस्म के सवाल में भला मजाक की क्या गुंजाइश हो सकती है, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं? उसके लहजे में हकीकतन थोड़ा सा ताज्जुब था। बस यूं ही मैंने कंधे उचकाए। सो रही थी। उसने गोया बादल नख्वास्ता जवाब दिया। पूछना तो मैं कुछ और चाह रहा था, लेकिन मैंने अपने बेसाख्ता सवाल को होंठों की बाढ़ लगाकर रोक लिया और एक लम्हे के तवक्कुफ से पूछा, कितने बजे उठी थी? 7 बजे, उसने जवाब दिया। मैं रोजाना दोपहर को आराम के लिए लेटती हूँ और तकरीबन 7 बजे उठकर तैयार होकर यहाँ काउंटर पर आ खड़ी होती हूँ। इससे पहले यहाँ कौन खड़ा होता है? मैंने पूछा। हदायत, उसने जवाब दिया। अगर उसे किसी जरूरी काम से जाना हो तो हेड वेटर, अकाउंटेंट वगैरह काउंटर संभाल लेते हैं। आज 4:30 से 7:30 बजे तक हदायत काउंटर पर मौजूद था या नहीं? मैंने पूछा। या आप हदायत ही से पूछिएगा, मैं उसके हिस्से के सवालों के जवाब नहीं दे सकती। उसने कदरे बेजारी से कहा। वैसे बाई द वे ये सवालात किस सिलसिले में है? सिलसिला भी जल्द ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा, मैंने जवाब दिया। आपने क्या पुलिस या CIA वगैरह में पार्ट टाइम मुलाजमत कर ली है? उसने तीखी नजरों से मेरी तरफ देखा। अभी मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया, मैंने कहा। अचानक दरवाजा खुला और पक्की उम्र का एक मर्द ब्रीफ केस उठाए लॉबी में दाखिल हुआ। उसके सरापा से कुछ खुशहाली आया थी। उसके पीछे उस शक्ल सूरत की एक लड़की थी, लेकिन एक लिहाज से वो खूबसूरत थी, यानी उम्र के लिहाज से जवानी की अपनी जो एक खूबसूरती होती है वो उसके हम कदम थी। उसकी उम्र बमुश्किल 22, 23 या 24 साल होगी। वो कुछ घबराई हुई सी नजरों से इधर उधर देख रही थी। मर्द पुरएतमाद अंदाज में काउंटर की तरफ बढ़ता हुआ करीब आ गया। वो गुर्गे बारा दीदा मालूम होता था। नीलम को देखकर वो एक लम्हे के लिए अपनी साथी को भूल गया और ख्यालों में कहीं दूर निकल गया। नीलम ने खनकार कर उसे वापस आने पर मजबूर किया और बड़े पुरकशिश लहजे में बोली, जी फरमाइए, कमरा चाहिए, डबल बेड। वो संभल कर बोला। सिगरेटों का पैकेट और खूबसूरत लाइटर उसने गाड़ी की चाबियों समेत काउंटर पर रख दिया। जी जरूर। नीलम ने रजिस्टर खोल लिया और खालिस कारोबारी लहजे में बोली, नाम मिस्टर एंड मिसेस समतानी। मर्द फराटे से बोला, जबकि लड़की उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हुए अपने दुपट्टे का पल्लू उंगली पर लपेटते और खोल रही थी। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? नीलम ने रजिस्टर में इंदराज करते हुए पूछा। हैदराबाद से। समतानी या जो भी उसका नाम था, उसने कहा। आमद का मकसद? नीलम ने सर उठाए बगैर पूछा। शॉपिंग। अंदाजन कयाम कब तक रहेगा? सुबह तक। दस्तखत कर दीजिए। नीलम ने रजिस्टर उसके सामने रख दिया और उसे कलम थमा दिया। उसने बेपरवाही से एक कॉलम पर सीधे हाथ से दस्तखत कर दिए। नीलम ने एक वेटर को बुलाकर उनका सामान ऊपर कमरे में पहुंचा दिया। नीलम ने एक दिन किराया पहले का वसूल कर लिया था, वो भी काबिल गौर था। वो सीढ़ियों पर नजर से ओझल हो चुके तो मैंने नीलम की तरफ देखा। उसकी संजीदगी में कोई फर्क नहीं आया। मैंने सताइशी से अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, बहुत खूब,
किराया भी 5 स्टार होटल से कुछ कम ही है। कंपनी तो फायदे में जा रही होगी, खाक मुनाफे में जा रही है, वो मुंह बनाकर बोली। जो मुहैया करते हैं उनकी वजह से न जाने कितने लोगों को खुश करना पड़ता है, न जाने कहाँ कहाँ कितना कुछ आता है। इसके बावजूद कोई ना कोई यहाँ आकर आंखें निकालता रहता है, गुर्राता रहता है, धमकियां देता रहता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे कभी यहाँ ऐसे जोड़े भी आते हैं जो सचमुच मियाँ बीवी हो? क्यों नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोली। अब हम इतने भी बदनाम नहीं हैं, सही जोड़े भी अच्छी खासी तादाद में आते हैं। बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक मियाँ बीवी तो यहाँ करीब ही कभी कभार आकर ठहरा करते थे। वो क्यों, मैंने पूछा। बेचारों को घर में कभी तो खलिया ही नसीब नहीं होता था। 3 कमरों का तंगो तारीख फ्लैट था और 18 अफराद थे जो ज्वाइंट फैमिली थी। बेचारे मियाँ बीवी के पास जब कुछ पैसे फालतू होते थे तो ठट्ठा अपने रिश्तेदारों के पास जाने का बहाना करके यहाँ आ ठहरते थे। वो धीरे से हंसी। हाय रे इंसान की मजबूरियां, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। अब नहीं आते? नहीं, शुक्र है बेचारों के हालात कुछ बेहतर हुए और अब उन्होंने कहीं अलग फ्लैट ले लिया है। मजे की बात यह है कि उन्होंने मुझे और हदायत को सब कुछ सच सच बता रखा था। अचानक वो रेस्टोरेंट की तरफ देखते हुए बोली, लीजिए हदायत आ गया। हदायत महाराबी दरवाजे से गुजर कर हमारी तरफ आ रहा था। वो काउंटर के पीछे पहुंचकर अपने मखसूस नबे लहजे में बोला, मैं माजर चाहता हूँ अफसल साहब, आपको इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। बात करते वक्त उसके होंठ तो कम ही हिलते थे, लेकिन उसके अल्फाज में जज्बात भी कम ही होते थे। वो जो कुछ कहता था वो तासुर से खाली खाली सा लगता था, जैसे उस वक्त वो मुआज़त कर रहा था, लेकिन उसके लहजे में हकीकतन कोई मुआसरत नहीं थी। ऐसा मालूम होता था जैसे उस दुनिया में लोगों की बहुत कम परवाह थी, लेकिन शायद नीलम की बहुत परवाह हो, तभी तो वो उस वारफदगी से उससे वाबस्ता थी। आइए ऑफिस में चलकर बात करते हैं। उसने छोटे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। नीलम उससे मुखातिब हुए, मैं तुम्हें खबरदार कर दूं, अफसल साहब इस वक्त अपनी बातों से कोई अच्छे खासे पुलिस ऑफिसर या CID वाले या कुछ सुराग रसां किस्म की चीज मालूम हो रहे हैं। लगता है ये कोई खास ही मकसद जहन में लेकर यहाँ आए हैं। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। हदायत मुस्नुई सी मुस्कुराहट के साथ बोला। मैं स्टूल से उतर कर आया, लेकिन हदायत के साथ उसके दफ्तर में जाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि उसी लम्हे ऊपर से किसी औरत की घुटी कुसी चीखें सुनाई देने लगी। हम दोनों अपनी जगह साख्त हो गए और कान लगाकर सुनने लगे। फिर एक वेटर धड़ धड़ करता सीढ़ियां उतर कर आया और काउंटर के करीब पहुंचकर हाँफते हुए बोला, सर वो रूम नंबर 213 वाला बहुत हंगामा कर रहा है, कहीं लड़की को मार न दे। हदायत के साफ सुथरे शिरफाना चेहरे पर यकदम कुछ करखदगी सी आ गई, आंखों में सर्द महरी यक बयक बहुत बढ़ गई। वो मुझसे मुखातिब हुआ तो उसकी आवाज सांप की पुनकार से मुशाबह थी। अफजल साहब आप बैठे, मैं अभी आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैंने कहा उसके पीछे लपका। हम तेजी से दूसरी मंजिल पर पहुंचे ही थे कि सामने से राहदारी में एक लड़की दौड़ती हुई आती दिखाई दी। वो खासी शर्मनाक हालत में थी, लेकिन मेरे लिए उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि मैं उसे पहचानता था और मैंने कभी उसे इस हालत में देखने का तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं शायद कभी सोच भी न पाता कि मेरा उससे सामने इस किस्म के किसी होटल में इस हाल में होगा। वो अजरा थी, एक छोटी मोटी सी स्कूल टीचर जो मेरे पास इल्तिजा लेकर आई थी कि मैं उसकी बहन मोना को तलाश कर दूं, और फिर उस चक्कर में मुझे पिरताने से वास्ता पड़ा था। उसके पीछे लंबा धड़ंगा और गहरी सांवली रंगत का एक बेहुदा सा शख्स बेहुदा ही से होलिये में गिरता पड़ता तोड़ा चला रहा था। उसके हाथ में शराब की एक टूटी हुई बोतल थी जिसको नुकीले किनारे कई खंजरों की तरह निकले हुए थे। वो महज टूटी हुई बोतल नहीं, एक खौफनाक हथियार था। अचानक अजरा शायद राहदारी के पुराने और घिसे पिटे कालीन पर उलझ कर गिरी। लंबा तिरंगा सांवला शख्स उसके सर पर आन पहुंचा। वो यकीनन नशे में धुत था। उसने बोतल वाला हाथ बुलंद किया। उसका अंदाज बता रहा था कि वो इस खौफनाक हथियार को इस्तेमाल कर गुजरेगा। खबरदार, हदायत वारसी चीखा, रुक जाओ वरना शूट कर दूंगा। मैंने देखा अचानक ही उसके हाथ में एक पिस्तौल नजर आने लगा था। उसकी आंखों में अब सर्द महरी की जगह शदीद गुस्सा और सफाकी थी। अब वो एक कती मुख्तलिफ हदायत वारसी नजर आ रहा था। ये मेरे लिए गोया एक दूसरी हैरत थी। मेरी नजर उसके हाथ में पिस्तौल पर जम कर रह गई और मेरी आंखों में मिर्जा मुकर्रम बेग के दफ्तर का मंजर भी उभर आया था। मैं चश्मे तसव्वुर से जज साहब की लाश देख रहा था जिसकी आंख से जरा ऊपर गोली का सुराख था। हदायत वारसी का पिस्तौल पकड़ने का अंदाज बता रहा था कि वो उसे इस्तेमाल करने का भी अहल था, बल्कि शायद वो इसमें अच्छा खासा माहिर था। लेकिन उस वक्त मसला यह था कि वो गोली चलाने में एक लम्हे के लिए हिचकिचा गया। शायद उसकी वजह यही थी कि यह होटल का मामला था। वैसे तो किसी भी होटल में गोली चलना उसके बिजनेस के मामले में तबाहकुन होता है, लेकिन हदायत वारसी अपने होटल की जो रेपुटेशन बनाने की कोशिश कर रहा था उसके लिए तो कोई हंगामा फसाद होना और भी ज्यादा खतरनाक था। उस बेचारे ने इस जगह पर कारोबार चलाकर 4 पैसे कमाने के लिए अपनी बची कुची अदा और गैरत वगैरह को बलाए ताक रख दिया था। उसके बावजूद अगर उस बिजनेस को कोई ज्यादा बड़ा झटका लग जाता तो इस बेचारे के लिए बहुत ही बड़ा सदमा होता। बस शायद यही सोचकर उसके लिए एक लम्हा की हिचकिचाहट का बायस बन गई, और उस वक्त एक लम्हा भी ज़ाया करने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उस लंबे तड़ंगे मजबूत और सांवले से शख्स ने पिस्तौल की परवाह नहीं की। शायद नशे ने उसकी आवाज़ को कुछ ज़्यादा ही धुंधलाया हुआ था
वो गालबन उसे अपने लंबे तिरंगे वजूद पर भी कुछ घमंड था। कोई बात नहीं था कि उस लम्हे वो महसूस कर रहा हो कि गोली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इस मामले को दर हकीकत बेआवाज तरीके से यानी खालसन सिर्फ हाथ पैर से निपटाने की जरूरत थी और यह हदायत वारसी के बस की बात नहीं थी। सामने शख्स ने टूटी हुई बोतल जिसके किनारे खंजर की नोकों की तरह नजर आ रहे थे अजरा के जिस्म में घोंपने के लिए बुलंद कर ली थी। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो उसका नतीजा हदायत वारसी के हक में उसके गोली चलाने से भी ज्यादा बुरा होता, लेकिन शायद हदायत वारसी फौरी तौर पर उसके बारे में सोच नहीं सका था। मुझे उसकी हिचकिचाहट का अंदाजा हो गया था और वो फैसले का लम्हा था। मेरी टांग तेजी से बुलंदी तक घूमी और मेरी ठोकर उस शख्स की कनपट्टी पर पड़ी। वो दूर जा गिरा और दीवार से टकराया। उसके गिरने और दीवार से टकराने की आवाज किसी मोटे शहतीर के गिरने की आवाज से कम नहीं थी। मैंने महसूस किया कि हदायत वारसी ने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखा था। शायद उसे यकीन नहीं आया था कि वो मेरी टांग ही थी जिसे उसने उस तेजी से घूमते और लंबे तिरंगे सांवले शख्स के सर पर बुलंद होते देखा था। ताहम मुझे उसकी तरफ देखने की फुर्सत नहीं थी। मेरी नजर सांवले शख्स पर थी। जिस तरह मेरी ठोकर उसकी कनपट्टी पर पड़ी थी और जिस तरह गिरते वक्त उसका सर दीवार से टकराया था, उसके बाद उसे बेहोश हो जाना चाहिए था और वो एक लम्हे के लिए गिरकर साख भी हो गया था। मैं यही समझा कि बेहोश हो गया था, लेकिन वो बदबख्त छुरछुरी से लेकर उठ बैठा। ताहम वो खड़ा नहीं हो सका, कम से कम 2 टांगों पर तो नहीं खड़ा हो सका। अलबत्ता करवट लेकर चौपाए की तरह चारों हाथ पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी नजर शायद धुंधला सी गई थी। उसने सर को इधर उधर झटका दिया और आंखें फाड़ फाड़ कर फर्श पर कुछ तलाश करने लगा। मैं समझ गया वो जुगत अपना हथियार यानी वही टूटी हुई बोतल तलाश कर रहा था। वो अपनी जिद का बहुत पक्का मालूम होता था। ऐसा मालूम होता था कि उसने अजरा के जिस्म में बोतल घोंपने का तहैया कर रखा था। ये ख्वाहिश उसके जहन के किसी खाने में अटक कर रह गई थी। उसे ये मालूम नहीं था कि बोतल भी दीवार से टकरा कर और उसके हाथ से छूटकर मजीद टुकड़ों में तकसीम हो चुकी थी। अब वो हाथ में पकड़ने और हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रही थी। अजरा जल्दी से उठकर मुझसे आन चिमटी थी। उसने मेरे आड़ ले ली थी। वो बिल्ली के किसी भीगे हुए बच्चे की तरह थर थर कांप रही थी। इस सूरत हाल में भी उसका वजूद मुझे खूबसूरती, गुदाज और हरारत का एहसास दिलाए बगैर नहीं रह सका। वो नहायत मामूली सी शक्ल सूरत की लड़की थी। चेहरे से इस्तखानी साख्त की नजर आती थी। उसके चेहरे पर सिर्फ उसके होंठ काबिल जिक्र थे। उस वक्त उसका हुलिया भी ऐसा था कि मेरी उस राय की नहायत आसानी और उम्दगी से तस्दीक की जा सकती थी, लेकिन मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा था। सच्ची बात यह थी कि उस वक्त उसके वजूद की खूबसूरती, गुदाज, हरारत या वो खुद मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो बेशक ही काम सी और मामूली सी लड़की थी, लेकिन मुझसे उसकी जो चंद मुलाकातें रही थी उनके दौरान मेरे जहन में उसका बहुत अच्छा और पाकीज़ा सा इमेज बन गया था। मेरी नज़र में वो बहरहाल एक अच्छी और नेक दिल और शरीफ लड़की थी। सिर्फ यही नहीं, वो एक नहायत मुकद्दस पेशे से वाबस्ता थी। और फिर महफाज से रुखसत होते वक्त उसने जिस जज्बातियत मगर खूबसूरती के साथ मुझे खुदा हाफिज कहा था, वो लम्हा अभी तक मेरे जहन पर नक्श था। उस लड़की के लिए मेरे जहन में एक बेउनवान सी उनसियत और बहुत सी इज्जत थी। मैंने उसे उस किस्म के होटल में इस किस्म के आदमी के साथ मिसाल में देखने का शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे खासा धचका लगा था। ताहम अभी सदमे के इजहार का मौका नहीं था। मेरी नज़र उस सामने और पुख्ता उम्र शख्स पर थी जो उसके साथ दादे ऐश देने आया था, लेकिन शायद उस दौरान ज़र्फ से कुछ ज्यादा ही पी गया था और उसकी कुंद खोपड़ी उलट गई थी। मैंने एहतियातन उसकी पसलियों में भी एक ठोकर रसीद कर देना बेहतर समझा। अक्सर कोड़ मर्ज बड़ी सख्त खोपड़ी के मालिक होते हैं। शायद वो भी कोई कोड़ मर्ज ही था या फिर वैसे ही उसकी खोपड़ी गैर मामूली तौर पर मजबूत थी। यह सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। मेरी ठोकर पड़ते ही उसने उल्टी सी कर दी थी। मुझे उसकी तरफ देखते हुए कराहियत महसूस हुई। मैंने मुंह फेर लिया। यह सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। हदायत वारसी को मुझसे इस किस्म की कार्रवाई की यकीनन तवक्को नहीं थी, मगर वो अपनी हैरत के झटके से संभल चुका था। एक वेटर वहां पहले ही से मौजूद था, दूसरा हमारे साथ आया था। उसने इन दोनों को इशारा किया। उन्होंने बाजू से पकड़कर उस शख्स को उठाया। हदायत ने पिस्तौल जेब में रखकर जल्दी से आगे बढ़कर खुद उसकी टांगें पकड़ ली। इन तीनों को भी उसे डंडा डोली करके उठाने में दिक्कत पेश आ रही थी। वो ठोस बदन का लंबा तिरंगा आदमी था और वैसे भी मुर्दा या बेहोश आदमी का वजन ज्यादा महसूस होता है।